हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। आपको पता ही है एक्सरसाइज नंबर 8 को अपन ने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, अब अपन बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4 की। एक एक एक्सरसाइज उठाएंगे और ट्राई करूँगा कि एक एक्सरसाइज के साथ साथ अपन दूसरी एक्सरसाइज को भी क्लियर करते चलें। ठीक है, मतलब एक एक साथ में अपन दो दो एक्सरसाइज को चला लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी हम करेंगे ट्राई, मैनेज होगा जैसे वैसे कर पाएंगे, क्योंकि टाइम की थोड़ी बहुत कमी है। उसको भी करेंगे अपन पूरा। ठीक है, जैसे आप ये अभी जैसे आपका कमेंट सेक्शन में मुझे मिला रिपोर्ट कि सर एक्सरसाइज नंबर 9 को क्लियर करवाइए, तो अपन कोई दिक्कत नहीं है, 9 की भी साथ साथ में वीडियो लेके आएंगे। इतने 16 क्वेश्चन है उसके, वो भी क्लियर करेंगे। ठीक है, तो अभी बने रहिए आप वीडियो के साथ में। तो एक्सरसाइज नंबर 4 जिसके अपन पहले 1 मार्क्स के क्वेश्चंस जो है अपने बेसिक्स हैं उनको क्लियर करेंगे। फिर उसके बाद में अपन एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे जाएंगे। बोर्ड जो है अपना आरबीएसई बोर्ड, वो 1 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्या पूछता है, कौन से बेसिक कंसेप्ट चाहिए उसमें, वो आपके पास शायद हैंड रिटन पड़े भी होंगे मेरे लिखवाए हुए, और नहीं है तो आप इसमें से और नोट कर लेना। ठीक है, देखिए बेटा, हाँ, चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण, जो रिलेटेड है द्विघात बहुपद से। मतलब एक्सरसाइज नंबर 2 और एक्सरसाइज नंबर 4 दोनों सिमिलर है, एक दूसरे से मिलती जुलती है, समान है दोनों। ठीक है, तो सबसे पहले एक सिंगल मार्क्स का क्वेश्चन जो लास्ट ईयर हाफ ईयरली में भी पूछा था कि द्विघात समीकरण का सामान्य रूप क्या है, वो आपको पता ही होना चाहिए कि इस द्विघात समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है। ax² bx प्लस सी बराबर 0। ध्यान रखो, बहुपद और जो द्विघात समीकरण है, द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण या फिर बहुपद और समीकरण में क्या अंतर है। जैसे मैं लिखूँ 2x² माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, एक में इसी को लिखूँ 2x² माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल 0। सर इसमें देखो किसका साइन आ रहा है, ये बराबर का, और बराबर को आप क्या कहते हो, इक्वल। और इक्वल को आपको पता है इसको इक्वल कहते हैं, और इक्वल को रिलेट कर सकते हो आप इक्वेशन से। ठीक है, इक्वेशन मीन्स समीकरण। ठीक है, और ये हो गया अपना पॉलिनोमियल मीन्स बहुपद। ठीक है, अब आपको पता है कि कोई भी चीज़ होती है उसका साधारण रूप जरूर होता है, व्यापक रूप जरूर होता है। तो वो द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप है वो है ax² bx प्लस सी बराबर 0। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, द्विघात समीकरण आपके पास में निम्न रूपों में हो सकती है। जैसे मैं लिखूँ x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, पहली तो ये। फिर मैं लिख सकता हूँ x² माइनस 5x बराबर 0, एक ये। एक मैं लिख सकता हूँ x² माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, ये मेरे पास में तीनों क्या है, द्विघात समीकरण है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या मैं इसको 2x माइनस 5 इक्वल 0 इसको द्विघात बता सकता हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि सर इसमें x² का पद है वो मिस है, वो नहीं है अपने पास। मतलब x² का पद होना जरूरी है, और पद है, संख्या नहीं है। जैसे मैं इसके सामने ये समझ लो 2 दे दिया। ठीक है, तो अब बोलोगे सर इसमें तो कोई पद है ही नहीं, इसमें संख्या 2 थी, तो इसकी कोई बात नहीं, 1 हो सकता है, 1 हो सकता है। लेकिन इसमें नहीं है तो आप क्या बोलोगे, 0। अब 0 लगाओ चाहे मत लगाओ, ये तो द्विघात है ही नहीं, फिर ये तो रैखिक समीकरण है अपनी। मतलब आपने क्या सीखा कि x² के पास वाली संख्या कभी भी क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। तो वही चीज़ आप इसमें देखो कि x² के पास में कौन है, a, तो वो a कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं एक एक चीज़ के बारे में। वैसे तो आपको पता है ए बी सी कोई ना कोई संख्या ही है, जिनको अपन बोलेंगे ए बी सी कोई वास्तविक संख्या है। ठीक है, अब ए क्या है एक्चुअल में, x² के पास वाली संख्या, लेकिन उसको बोलेंगे क्या, x² के गुणा में ही तो है। गुणा में कोई संख्या है, और संख्या को आप अंक बोल सकते हो, मतलब गुणांक बोल सकते हो। किसका, x² का गुणांक जो कौन है, a, मतलब a हो गया x² का गुणांक। x का कौन है, b, मतलब b हो गया x का गुणांक। और c, इसके पास तो अल्फ़ाबेट ही नहीं होता बेचारे के पास। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अचर पद। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन तो यही पूछ लेता है कि आपके पास द्विघात समीकरण है, उसमें आप a b c के मान बताइए। तो आपको कंपैरिजन करने से ही तो पता चलेगा कि मान क्या है क्या नहीं है। तो देखो एक मैंने क्वेश्चन ले लिया, द्विघात समीकरण 3x² माइनस x बटे 3 प्लस 5 बराबर 0। इसमें क्या कंसेप्ट अप्लाई होगा वो बात करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही है अपना क्वेश्चन ऐसा, वहाँ पे डिस्कस करेंगे। बट यहाँ ए बी सी के मान पूछा है, द्विघात समीकरण में आपको ए बी सी का मान बताना है। तो देखो इस समीकरण को वापस लिख लो। ठीक है, अब बताओ द्विघात समीकरण ये किसके जैसी दिखती है, ये सर द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण कौन है, ax² bx प्लस सी। अब सुनो, बताओ ए कौन है, x² के पास, तो x² के पास यहाँ कौन है, 3, तो मान तो कितना हो गया, a का 3। अब सर x के पास कौन है, b, जो प्लस का है, तो b प्लस का है। अब x के पास कौन है, सर ऊपर तो कोई संख्या ही नहीं है, तो 1 लगा दीजिए, और अपॉन में कितना दे दीजिए, 3। लेकिन सर
यहाँ b प्लस का है और यहाँ माइनस है, तो कोई बात नहीं, चिन्ह भी दीजिए साथ में, -1/3। c सर अकेली संख्या, अचर पद, और वो कौन है, 5। ठीक है, तो चिन्ह भी लगाने हैं, बट्टे में संख्या हो तो वो भी देनी है, पूरा काम करना है। तो एक तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है आपका। एक आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ लेता है कि द्विघात समीकरण होती है, उसका ग्राफ कैसा होता है। तो ध्यान रखो, मैंने आपको बता रखा है कि जो आपके पास रेखिक है, कैसी रेखिक, अब वो चाहे रेखिक समीकरण हो, चाहे रेखिक बहुपद हो, कुछ भी जहाँ रेखिक वर्ड जुड़ा हुआ हो, रेखिक को आप रिलेट कीजिए रेखा से, और रेखा कोई पड़ोस वाली नहीं है, यहाँ पे रेखा मैथ वाली है, और रेखा को आप रिलेट कीजिए 1 से, मतलब रेखिक, रेखिक मीन्स रेखा, और रेखा कितनी, 1 1। ठीक है, तो मतलब रेखिक का मतलब ये बता रहा है कि कोई भी चर पद होता है उसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 1, वो रेखिक समीकरण या रेखिक बहुपद होगा। और रेखिक समीकरण का या रेखिक बहुपद का ग्राफ वो भी कैसा होता है, रेखिक होता है, या फिर इसी को ब्रैकेट में आप बोल सकते हो सरल रेखा। कैसी, सरल रेखा। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये भी है कि रेखिक समीकरण का ग्राफ होता है कैसा, या तो सरल रेखा या फिर रेखिक। लेकिन सर यहाँ तो द्विघात आ गया, तो द्विघात समीकरण हो, द्विघात बहुपद हो, द्विघात नाम आते ही आपको ग्राफ बताना है परवलय, और परवलय होता है अपने इस आकार में, जिसको आप यू बोल सकते हो, यू बना हुआ होता है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण का ग्राफ कैसा होता है, परवलय आकार होता है, परवलय में होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आप एक बात बताइए, जैसे मैं आपके पास में लिखूं x + 5 = 0। ठीक है, तो यहाँ से x का मान निकालिए, कितना है, -5। क्या इस -5 के अलावा कोई और मान आ सकता है, नहीं, मतलब कितने मान है x के, 1। क्यों, क्योंकि x की घात भी कितनी थी, 1। तो यहाँ क्या पता चला कि सर कोई भी समीकरण या बहुपद है जिसमें जितनी ज़्यादा घात होगी उसके उतने ही मान आएंगे। ठीक है, तो बताओ द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या। अब आपको ये भी पता होगा द्विघात समीकरण है उसमें तो मूल कहेंगे, और इन्हीं आंसर को बहुपद में क्या कहेंगे, शून्यक कहेंगे। तो ये भी अंतर पता चल गया। तो द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या कितनी है, 2। ठीक है, तो द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं, 2, वही अल्फा और बीटा वहाँ वाले। तो देखो मूल क्या होते हैं, नया नाम है मूल। तो मूल द्विघात समीकरण में उपस्थित जो चर पद है उसका मान, उसी को अपन क्या कहेंगे, मूल। जैसे द्विघात समीकरण है, मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल देता हूँ छोटा सा, कि x² - 3x और +2 = 0। ठीक है, अब यहाँ से आप x के मान निकालोगे तो एक तो आएगा 2 और एक आएगा 1। आप निकाल के देख लेना चाहिए, आई थिंक यही आएगा, बाकी और कोई डाउट हो आप क्लियर कर लेना। ठीक है, तो इन दोनों को मूल कहेंगे किसमें, समीकरण में। और यदि यही ऐसा होता, ठीक है, ये ऐसा होता, तब भी x के कितने मान आएंगे, 2, 1x = 2, x = 1। यहाँ इसको क्या कहेंगे, मूल कहेंगे, और यहाँ इसको क्या कहेंगे, शून्यक कहेंगे। क्यों, बहुपद में शून्यक कहते हैं, मूल समीकरण में क्या कहते हैं, मूल। तो ये चीज़ें क्लियर करो साथ साथ में। तो मूल क्या होंगे, द्विघात समीकरण में उपस्थित चर पद का मान। अब आपको ये भी पता होना चाहिए सर ये मूल ज्ञात करे कैसे। तो देखो द्विघात समीकरण के जो मूल हैं या हल हैं उनको ज्ञात करने की कितनी विधियां हैं, उनको ज्ञात करने की सर विधियां हैं अपने पास 3। पहले गुणनखंड विधि, जिसको आप मध्य पद विभाजन विधि भी कह सकते हो। गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड कह सकते हो, या MTS मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी इसको कह सकते हो आप इंग्लिश में। ठीक है, बात करते हैं अपन किसकी, सेकंड मेथड पूर्ण वर्ग विधि या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, या फिर परफेक्ट स्क्वायर मेथड, कुछ भी कह सकते हो आप। पूर्ण वर्ग विधि ध्यान रखना है आपको। द्विघाती सूत्र है तीसरा, मतलब सर विधि में एक सूत्र भी आ गया, तो ये तो विधि के अकॉर्डिंग चलेंगे, ये सूत्र पे चलेगा, तो सूत्र पे आधारित एक ही है। तो अपने को पता है कोई भी चीज़ यदि अपने को नहीं आ रही है तो सूत्र तो आंसर लाएगा ही लाएगा। तो आप कोई भी द्विघात समीकरण के आंसर नहीं निकाल पाते हो तो उसको द्विघाती सूत्र से निकाल लेना, चाहे आंसर रूट में आए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आंसर आ जाएगा आपका। तो एक है द्विघाती सूत्र। इसी के जो मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे, वो थे श्रीधराचार्य, जिनके इस सूत्र को उन्हीं के नाम पे दे दिया, श्रीधराचार्य विधि। ठीक है, या श्रीधराचार्य सूत्र। ठीक है, ये तीनों विधियां हैं। इन तीनों विधियों से अपन द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करते हैं। बात करते हैं एक एक विधि के बारे में। वैसे आप इस विधि को स्टार बना सकते हो, क्यों, सेशन अपने 2023 एंड 2024 मतलब 2023 और 24 के अकॉर्डिंग इस विधि को हटा दिया गया है। ठीक है, तो आपको 2 ही विधि पढ़नी है, एक तो गुणनखंड विधि और एक द्विघाती सूत्र। ज़्यादा हेडेक नहीं लेना है आपको। ठीक है, चलिए बात करते हैं ये अपने गुणनखंड विधि के बारे में। गुणनखंड विधि आप बचपन से करते आए हो। आप ये समझ लो 8वीं क्लास से आपके स्टार्ट हो गया था गुणनखंड करना। तो गुणनखंड विधि में आपको पता होना चाहिए कि अपन करें क्या। तो अपन एक एग्जांपल लेते हैं, उसके थ्रू कर लेते हैं इसको। अभी देखो, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था आपके सामने, x² - 3x + 2 = 0। इसमें बट्टे में कुछ भी नहीं है ना, नहीं है। मैं ये भी ले सकता था, लेकिन मैंने ये क्यों नहीं लिया, क्योंकि
मैं यदि इसको आपको क्लियर करूंगा तो ये क्वेश्चन आपका ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। तो आप ऐसे क्वेश्चन पे ध्यान न देखिए, पहले ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पे ध्यान दें। कंसेप्ट क्या है इस क्वेश्चन में, तो देखो आपको क्वेश्चन मैंने ले लिया, द्विघात समीकरण 2x² - x + 1/8 = 0 के मूल गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। अब आपके माइंड में ये भी सस्पेंस होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैंने यही क्वेश्चन क्रिएट किया हुआ देखा है कि सर कौन सी विधि कब अप्लाई करें, हमें ये तो बताइए। तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि आपको, यदि मैं कहूँ कि क्लास 10th का कोई भी बच्चा आना, तो आप सब आओगे, ठीक है। यदि मैं आप में से किसी ये पर्सन को फिक्स कर दूं कि हाँ क्लास 10 से विकास जो है वो आ जाओ, तो मेरे पास विकास ही आएगा, मीन्स आपको विकास के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। फिर ऐसा इसमें है, यदि आपको कहे द्विघात समीकरण 2x² - x + 1/8 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए, विधि तो आपको कही नहीं, तो विधि मतलब पूरे आ गए, तो कोई भी विधि से आप मान ज्ञात कर सकते हो। लेकिन इसमें मैंने विधि का नाम लिया है, तो विधि को इसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा, ठीक है, क्वेश्चन को इसके अकॉर्डिंग। तो देखो सबसे पहला टारगेट ये दो कि कोई भी बहुपद या समीकरण होती है उसमें कभी भी बट्टे में नहीं होना चाहिए। चिड़ रखो इस चीज़ से, बट्टे में नहीं होना चाहिए आपका एक तो मान। तो बट्टे में कितना है 8। अब सर एक के बट्टे में तो 8 है, इन दोनों के बट्टे में नहीं है, तो आप क्या करो, इन दोनों के बट्टे में 1 लगा दो। अब 1 1 8 का एलसीएम लो, 1 1 8 का एलसीएम कितना आता है 8, ठीक है। अब 1 का भाग 8 में दिया 8 बार, 8 को ऊपर वाले से गुणा कर दो, 8 दूनी 16 x², फिर माइनस 1 का भाग फिर से 8 में दिया 8, 8 को x से गुणा किया 8x, प्लस 8 का भाग 8 में दिया 1, 1 को 1 से गुणा किया तो 1। या फिर ऐसा कर लो कि जिसके बट्टे में 8 नहीं है उसको तो 8 से गुणा कर दो, और जिसके बट्टे में 8 है उसको छोड़ दो। जैसे इसके बट्टे में नहीं था 8 से गुणा किया 16, इसके बट्टे में नहीं था 8 से गुणा किया 8x, इसके में था अकेला छोड़ दिया 1 आ गया। अब सर सबके एलसीएम में तो 8 आ गया, अब इस 8 का करे क्या, 8 को 0 की तरफ भेज दो। तो जैसे ही भाग में गुणा में जाएगा और 0 से गुणा होते ही क्या बन गया 0। तो 16x² - 8x + 1 = 0 × 8, जो 0 हो जाएगा। अब सुनो, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ऐसा दिख जाए तो आपको क्या करना है, एलसीएम लेके ऐसे बना लेना है, ठीक है। अब देखिए चलते हैं आगे। गुणनखंड विधि करने का मतलब ये है कि सर फर्स्ट और पहले तो देखो, सबसे पहले आपके पास में एक क्वेश्चन सेकंड एक्सरसाइज में आपको देखा होगा आपने 6x² - 3 - 7x। आप पहले बताइए, द्विघात समीकरण है या द्विघात बहुपद है, तो पहले 2, अब 2 1 0 ऐसे क्रम बनना चाहिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब घटता हुआ क्रम। तो 2 के बाद 1 आना चाहिए, फिर ये आना चाहिए। तो इसको अपन सेट करेंगे 6x² - 7x - 3, ठीक है। ऐसे सेट करके फिर आंसर लाएंगे। तो इसमें भी देखो पहला काम ये होना चाहिए, घातों का क्रम घटते हुए में होना चाहिए, 2 घात 1 घात 0 घात, सर ये तो है। अब फर्स्ट और लास्ट को गुणा करो, 16 को 1 से गुणा किया 16। अब 16 के आप गुणनखंड देखो, तो सर 16 खुद के पहाड़े में तो आता है 1 बार, 2 के में आता है 8 बार, 4 के में आता है 4 बार, या फिर 4 के में 4 बार, 8 के में 2 बार, ठीक है। इनके अलावा 16 नहीं आता। अब सर इन दोनों का गुणा करोगे तो 16 तो आ रहा है, लेकिन चाहे 16 और 1 को जोड़ो या घटाओ, बीच वाला 8 आना चाहिए। जोड़ो, देखिए 16 और 1 को जोड़ा 17, 16 और 1 को घटाया 15, नहीं आया छोड़ दीजिए। ऐसे आपको रफ काम करके देख लेना है, पता चल जाएगा जल्दी। अब 8 और 2 10, 8 और 2 को उठाओ 6, सर ये भी नहीं बैठा, सर ये बैठ रहा है कैसे, 4 - 4, 4 - 4 जो देता है 0, और 4 + 4 देता है कितना 8, दे रहा है नहीं दे रहा। अब सर एक बात बताओ, 8 आ रहा है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, 16x² एज इट इज़, फिर माइनस बनाना किसको है 8 को, 8 कैसे बनेगा, 8 बनेगा सर 4 + 4 से, और ये तो 8 बन गया। अब ब्रैकेट बंद करके बाहर कौन है x, और प्लस में कौन है 1। अब सुनना, अब अपन क्या करेंगे, सर ब्रैकेट के बाहर कौन x, वो अंदर आएगा गुणा होगा, लेकिन बाहर भी चेक करना है प्लस है या माइनस है। माइनस है तो अंदर के चिन्ह चेंज करने, और बाहर प्लस है तो चिन्ह चेंज नहीं करने। तो आप क्या बोलोगे कि सर 16x² एज इट इज़ माइनस, देखो पहले 4 को x से गुणा किया 4x, फिर 4 को x से गुणा किया 4x, बाहर माइनस है तो दोनों के चिन्ह बदल दो, ये प्लस का है माइनस आ जाएगा, ये प्लस का है ये भी माइनस आएगा, और प्लस में कितना हो गया 1। अब निकालते हैं कॉमन, सर देखो 16 यहाँ है यहाँ नहीं है, 4 यहाँ पे नहीं है, तो सर ऐसी संख्या लाओ जो दोनों में भाग लगाए। 16 में 4 का जाता है, 4 में 4 का जाता है, तो कॉमन कौन आ गया 4। x की घात 2 है, x की घात 1 है, तो कम घात कॉमन आती है, कम कितनी है 1, बाहर निकाल दी। अब देखो बाहर वाले का भाग लगाते जाओ, 4 का भाग 16 में दिया 4 बार, 2 घात थी 1 आ गई, 1 बच गई, फिर माइनस, इस 4 का भाग 4 में दिया 1 बार, x था बाहर आ गया, ठीक है। अब सुनो यहाँ तक का काम हो गया। अब कई क्या करते, चिन्ह नहीं लगाते, तो इसी के साथ वाला चिन्ह लगा दो। अब बताओ 4 यहाँ नहीं है, 1 यहाँ नहीं है, ऐसी का संख्या दोनों में भाग लगाएं, सर वो तो 1 ही है, 1 का भाग 4 में भी जाता है, 1 का भाग 1 में भी जाता है, तो 1 लिख दिया। अब 1 लिखने के बाद में सबसे पहला काम तो ये करो कि इसी ब्रैकेट को वापस लिख दो,
क्यों, कई कन्फ्यूजन में आ जाते हैं और चिन्ह गलत कर देते हैं। यदि आपको पता नहीं चलता तो इसी ब्रैकेट को वापस लिख दो। कैसे आई ये ब्रैकेट ये भी पता करते हैं। तो देखो बाहर वाले का भाग लगाते हैं, 1 का भाग 4 में दिया 4 बार, x साथ में आ गया, 1 का भाग 1 में दिया 1 बार। लेकिन देखो सर यहाँ प्लस था माइनस आया, क्यों, क्योंकि सर 1 के साथ क्या लिया अपन ने, माइनस। माइनस क्या करता है सर, चिन्ह चेंज करता है। तो इन दोनों के चिन्ह चेंज करो, ये माइनस का था प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का था माइनस का हो जाएगा, ठीक है, और बराबर में 0 है। अब बताओ सर कॉमन तो समान होता है, वही आता है ज़्यादातर देखे तो, या फिर भाग लगता है वो आता है। तो देखो सर दोनों में समान कौन है, 4x - 1, 4x - 1 दोनों में है। तो ये जैसे बाहर जाएगा कौन आएगा 4x, ये बाहर जाएगा कौन आएगा 1, जो किसका है माइनस का, और बराबर 0। अब सर दोनों ब्रैकेट आ जाते हैं, तो दोनों ब्रैकेट से मान निकालने के लिए आप क्या करोगे, दोनों ही ब्रैकेट के बराबर 0 कर दो। इसके बराबर भी 0 किया और इसके बराबर भी 0 किया, मतलब या तो इसके बराबर 0 कर लो या फिर इसके बराबर 0 कर लो, ठीक है। यहाँ से x का मान निकालो, तो 4x है, -1 को भेजा इधर, प्लस का 1, अब 4x रह गया। अब 4 और x के बीच में कोई प्लस माइनस नहीं है, मतलब गुणा हो रहे हैं, और गुणा हो रहे हैं तो भाग में आएगा इधर, तो 1/4। ऐसे इसमें -1 है, ट्रांसफर करते ही +1, फिर 4 इधर बच गया। अब 4 का इधर ला के भाग लगा दो। x के कितने मान आ गए 2, क्यों, क्योंकि x की अधिकतम घात भी कितनी थी 2 थी, तो जितनी घात होगी उतने ही मान आएंगे, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, दोनों को मान निकाल दिए, और दोनों मान कितने हैं 1/4 1/4। और द्विघात समीकरण में चरपद के मान को क्या कहते हो, मूल। तो बताओ द्विघात समीकरण 2x² - x + 1/8 बराबर 0 के दोनों मूल कौन है, 1/4 और 1/4 है। दोनों मूल बराबर आए पता है ना, कुछ होंगे अलग अलग भी आएंगे, वो आप 4.3 में समझ लोगे, ठीक है। देखते हैं अभी। अब बात करते हैं गुणनखंड विधि, तो कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं पूर्ण वर्ग विधि की। तो पूर्ण वर्ग विधि वैसे नहीं पढ़ेंगे अपन, क्यों, क्योंकि सर पूर्ण वर्ग विधि सत्र 2023-24 के अनुसार क्या है, हटाया गया टॉपिक है, ठीक है। तो फिर इसको छोड़ के अपन तीसरे जो विधि है उसको, जो अपनी द्विघाती सूत्र है या फिर श्रीधराचार्य सूत्र है, विधि है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब ध्यान आपको ये रखना है कि इस श्रीधराचार्य विधि या फिर द्विघाती सूत्र में आपको क्या करना है, जब आप सूत्र लागू करते हो तो इस सूत्र को लागू करने से पहले आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। वो बातें ये कि आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इस सूत्र को लागू करने से पहले करें क्या। तो देखो डायरेक्ट इस सूत्र को लागू नहीं करेंगे, डायरेक्ट करने से पहले एक काम करेंगे कि इस सूत्र को लागू करने से पहले मूलों के अस्तित्व की जांच की जाती है, मतलब मूलों का अस्तित्व ज्ञात किया जाता है, ठीक है। मतलब जो दोनों मूल है वो अस्तित्व में है या नहीं है। अस्तित्व में होने का मतलब, क्योंकि देखो आपको पता है अपने पास में संख्याएं 2 ही प्रकार की होती है, एक तो वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या, है ना। तो वास्तविक है तो अपन हल ज्ञात कर सकते हैं, वरना नहीं ज्ञात कर सकते, क्योंकि काल्पनिक संख्या तो अपन पढ़ते ही नहीं है। काल्पनिक संख्या अपने 11th क्लास में टॉपिक आएगा, तो 10th में तो अपने है नहीं, तो 10th में तो अपन वास्तविक संख्या ही पढ़ेंगे। तो मूलों का अस्तित्व है या नहीं है वो अपने को डिस्कस करने के लिए हम सूत्र किसका उपयोग करेंगे, b² - 4ac का, ठीक है। तो देखो आपको क्या करना है कि इस सूत्र को लागू करने से पहले मूलों का अस्तित्व ज्ञात किया जाता है, ठीक है। और यदि मूलों का अस्तित्व है तभी द्विघाती सूत्र द्वारा मूल ज्ञात किए जा सकते हैं। तो अभी मैंने ये बात तो आपको बताई कि यदि अस्तित्व है तो ही आप ज्ञात करो, वरना मत करो। तो देखो मूलों का अस्तित्व क्या, किससे ज्ञात करोगे, मूलों का अस्तित्व ज्ञात करने हेतु जो सूत्र है, मूलों का अस्तित्व ज्ञात करने हेतु कौन सा सूत्र काम में लेंगे अपन, तो वो ज्ञात कर लेंगे अपन विविधकर के द्वारा। विविधकर मीन्स सर डी होता है विविधकर, डी को इंग्लिश में बोलेंगे अपन डिस्क्रिमिनेंट, क्या बोलेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। तो ये विविधकर का सूत्र होता है b² - 4ac। अब सुनो इस सूत्र के आपको उपयोग बता दूं, यही जो सूत्र है वो आपको अस्तित्व में भी काम में आएगा, ठीक है। इसी सूत्र को आप मूलों की प्रकृति में भी काम में लोगे, किसमें, मूलों की प्रकृति में, कि आपके पास में ये जो दोनों मूल हैं इनकी क्या प्रकृति है। तो इन दोनों के लिए, और हाँ मूलों की प्रकृति बोलो या फिर एक संभावना वाला क्वेश्चन भी आएंगे आपके जो 4.3 में देखने को मिलेंगे, वो संभावना व्यक्त भी आप इसी फॉर्मूले से करोगे, ठीक है। तो b² - 4ac का उपयोग कहाँ करोगे, एक तो अस्तित्व ज्ञात करने में, मूलों की प्रकृति ज्ञात करने में, या फिर आप जैसे संभावना ज्ञात करने में, है ना। तो इन तीनों स्थिति में आप क्या ज्ञात कर सकते हो, b² - 4ac के सूत्र को ज्ञात कर सकते हो, जिसको अपन विविधकर या फिर विवेचक बोलेंगे, ठीक है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी बोलता है कि द्विघात समीकरण है, जो भी आपको समीकरण देगा उसका विविधकर या विवेचक ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए भी आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, d = b² - 4ac। सब प्रकार के अपन एक एक क्वेश्चन करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। तो देखो अभी मैंने आपको क्या बताया कि इस सूत्र में यदि आपको मूलों का अस्तित्व प्राप्त होता है तो ही आपको क्या करना है, तो ही सर हमें द्विघाती सूत्र अप्लाई करना है। सर अब एक बात बताओ, देखो वो भी अभी मैं क्लियर करूंगा कि कब अस्तित्व होगा कब अस्तित्व नहीं होगा। तो देखो यदि
आपको पता ये होना चाहिए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को आप हल करते हो, क्या करते हो, हल करते हो। तो यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac को हल करने पर जो प्राप्त मान है वो 0 या 0 से बड़ा प्राप्त हो तो मूलों का अस्तित्व होगा, अन्यथा मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि सर ये बताओ कि आप मूलों का अस्तित्व जो बता रहे हो वो 0 या 0 से बड़े की स्थिति पे ही क्यों बता रहे हो? यदि 0 से छोटा आ जाए तो क्या मूलों का अस्तित्व नहीं होगा? तो मैं बोलूँगा सर बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका कारण अभी अपन स्पष्ट करेंगे, टेंशन मत लीजिए। तो देखो द्विघाती सूत्र है, वो द्विघाती सूत्र है अपने पास चर पद बराबर चर पद। अब आपके पास में लोग तो क्या करते हैं कि सर इसको x बराबर नोट कीजिए, नहीं, आपको चर पद के बराबर। क्यों? क्योंकि कुछ समीकरण होती है वो t पे चलती है, कुछ s पे चलती है, कुछ x पे चलती है, कुछ y पे चलती है। मतलब कोई भी अल्फ़ाबेट आ सकता है, तो अल्फ़ाबेट को अपन चर बोलेंगे। तो उस अल्फ़ाबेट मतलब चर पद के बराबर क्या लेंगे? -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। अब सुनो, ये सूत्र अपना क्लियर करेगा। आपको मैंने दो प्रकार की संख्याएं बताई अभी। कौन कौन सी बताई? एक तो मैंने आपको बताई वास्तविक संख्या और एक बताई मैंने आपको काल्पनिक संख्या। सर इनमें अंतर कैसे करें? तो देखो वास्तविक तो सारी संख्याएं जो अपने पास उपस्थित है वो है ही, जबकि काल्पनिक संख्या में देखो जैसे आप कहो -√3 ये वास्तविक संख्या है, लेकिन यदि ये माइनस रूट के नीचे आ जाए तो वो काल्पनिक बन जाएगी। क्यों? क्योंकि इसको बोलेंगे अपन √3 और माइनस जो है उसकी जगह अपन लगा देंगे आयोटा आई, जो क्लास 11th के अकॉर्डिंग चलता है। मतलब आप क्या बोलोगे, सर काल्पनिक मान तो आने ही नहीं चाहिए, अपने पास तो मान ही वास्तविक आने चाहिए। और वास्तविक आने के लिए जो रूट के नीचे मान है वो हमेशा कैसा होना चाहिए? प्लस का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि √0 का मान भी 0 आता है, आपको पता है। तो एक बात बताओ, आप कोई भी सूत्र को, जैसे मैंने b² - 4ac को हल किया, ठीक है, तो इसका मैंने ये b का, a का, c का जैसे ही मान रखा तो उसका मान ये समझ लो 4 आ गया, या फिर -4 आ गया, या 0 आ गया। तो कितनी स्थिति आई सर? 3 स्थिति। या तो 0 से क्या है? बड़ा, या 0 से क्या है? छोटा, या क्या है? 0 से इक्वल। मतलब बताओ क्या इस स्थिति में लोगे? नहीं, क्योंकि सर ये मान किसका है? b² - 4ac का। और आपके पास सूत्र क्या है? b² - 4ac का रूट है। तो एक बार सपोज करो रूट के नीचे आप b² - 4ac का मान लिखते हो, जैसे -4, तो क्या ये स्थिति संभव है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कैसी स्थिति देगी? काल्पनिक मान की स्थिति देगी। इसलिए अपन क्या करेंगे? माइनस वाले मान अर्थात 0 से छोटे मान पर अपन इन मूलों को ज्ञात नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपको पता चल गया कैसी स्थिति होनी चाहिए? या तो 0 से बड़ा मतलब प्लस का मान होना चाहिए, या 0 के बराबर मतलब 0 ही होना चाहिए। तो इन दो स्थितियों में मूलों का अस्तित्व होगा। तीसरी स्थिति जो 0 से छोटी है उस पर मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ कोई वास्तविक मूल होगा ही नहीं, सारे मूल क्या हो जाएंगे? दोनों मूल वहाँ पे काल्पनिक हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो एक यहाँ पे अपन क्वेश्चन करते हैं कि द्विघाती समीकरण अपने को दे दी कि 2x² - x + 1/8 मतलब 2x² - x + 1/8 = 0। इसके द्विघाती सूत्र द्वारा आप क्या ज्ञात कीजिए? मूल। देखिए तो अपने पास में, जैसे मेरे पास में समीकरण थी, क्या थी? 2x² - x + 1/8। अब इस समीकरण के आपको क्या ज्ञात करने हैं? मूल ज्ञात करने हैं। तो एक बात बताओ, अभी मैंने ऊपर ही ऊपर क्या बताया आपको कि सर इस सूत्र को लागू करने से पहले मूलों के अस्तित्व की जांच की जाती है। देखो स्टेप बाय स्टेप कैसे चलेंगे। और मूलों के अस्तित्व की जांच किससे करेंगे? b² - 4ac से। और सर इस सूत्र को लागू करने के लिए अपने को 3 मान चाहिए, a का, b का, c का। ठीक है, वो कहाँ से आएगा? जैसे ax² bx + c = 0, इसमें से ही तो abc है और इसकी तुलना कर लेंगे अपन समीकरण से। तो आपको इन abc का मान लाने के लिए समीकरण की इससे तुलना करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो 2x² - x + 1/8 = 0 है। इसकी अपन क्या करेंगे? निम्न जो द्विघात समीकरण है, इस द्विघात समीकरण की तुलना किससे करोगे? ax² bx + c = 0 से। ठीक है, अब इसकी तुलना करेंगे तो अपने को सीधा सा दिख रहा है x² का गुणांक, मतलब x² के पास कौन है? a, और यहाँ x² के पास कौन है? 2। तो आप x² को छुपाओ, एक बार छुपा दिया, क्या बचा? a, और यहाँ x² को छुपाओ, क्या बचा? 2। मतलब a की जगह कौन आ गया? 2। b की जगह कौन है? सर x के पास b है और x के पास कोई संख्या ही नहीं है। संख्या नहीं है तो कितनी होगी? 1। तो 1 के आगे चिन्ह कैसा? माइनस का, तो b का मान हो गया -1। c का मान कौन? जो सर ये लास्ट में अकेली संख्या है 1/8। चलो इसका विविध कर याद करते हैं मूलों की अस्तित्व की जांच के लिए। तो वो कौन सा फॉर्मूला है? b² - 4ac, d = b² - 4ac। तो देखिए d = b² - 4ac, तो वापस b का मान कितना? -1 का स्क्वायर। ठीक है, -4a का मान 2, फिर c का मान 1/8। ठीक है, अब बताओ
आप क्या कहोगे सर 4 का भाग 8 में 2 कितनी बार, 2 बार, और 2 से 2 को अपन क्या कर देंगे, काट देंगे। ठीक है, तो अपने पास क्या बचा -1। तो अब आपको ये भी पता होना चाहिए बेटा कि आपके पास में एक तो माइनस की संख्या है, ठीक है, इस माइनस की संख्या एक तो इसकी घात जो एक तो सम होती है और एक कैसी होती है, विषम। ध्यान रखना सम में रिजल्ट प्लस का आएगा, विषम में रिजल्ट माइनस का आएगा, इतना ध्यान रखना है। कुछ डायरेक्ट कंसेप्ट है जो आपको इजी कंसेप्ट ये कैलकुलेशन के लिए मजबूत कर देंगे। तो देखो माइनस का और घात 2 सम है, तो -1 की घात जो सम है उसका आंसर प्लस का आएगा, और 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, माइनस ये सारे कट गए, कौन बचा 1 में से 1 गया, क्या बचा 0। ठीक है, तो ये 0 आ गया सर, 0 में तो मूलों का अस्तित्व होता है, हम मूलों का अस्तित्व होता है तो अपन क्या करेंगे, द्विघाती सूत्र लागू कर देंगे और इसको मूल ज्ञात कर लेंगे। अब एक बात बताओ, b² - 4ac का मान कितना आया, 0 आ गया ना। तो देखो मूलों की प्रकृति में आप यही पढ़ोगे कि 0 0 से बड़ा 0 से छोटा। इन स्थिति में अपन क्या करेंगे, मूलों के जैसे इसमें 0 आ गया तो दोनों मूल क्या आएंगे, बराबर, मतलब अक्ष के जो दोनों मान आएंगे वो बराबर आएंगे। वो अभी पता करते हैं, देखिए अपन तो इसमें अपन ने अस्तित्व की जाँच कर ली। अब अपन द्विघाती सूत्र लागू करते हैं। द्विघाती सूत्र जो चरपद था, चरपद के बराबर था, आपको पता था। तो चरपद कौन है अपने पास, समीकरण में अल्फाबेट कौन था, x। तो चरपद हो गया x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac का रूट और अपॉन 2a। ठीक है, तो मान रखो x एज इट इज, पहले तो लगाया ये माइनस, ठीक है। और अभी आपको पता है कि ABC का मान कितना था सर, अभी अपने पास a का मान तो था कितना 2, b का मान कितना था -1, c का मान कितना था 1/8, यही थे ना मान। तो बताओ माइनस, अब कौन आएगा b, और सर b का मान कौन है -1, तो वापस -1 ब्रैकेट लगा दो, 2 चिन्ह एक जगह है, तो फिर प्लस माइनस √b² - 4ac। अब दोबारा मान रखने की जगह आप एक काम कर लो ना, पीछे आंसर निकाल के आए हो b² - 4ac का आंसर, तो वो कितना आया था, इसका मान 0 अपॉन 2a, मतलब 2 को a से गुणा कर दो, a का मान कितना था 2। अब देखो माइनस से माइनस कट गया, क्या बचा 1, प्लस माइनस √0 का मान 0 और बट्टे 2 दूनी 4। अब सर यहाँ पे दो स्थिति हो गई, कैसे, देखो अपने पास यदि 1 + 0 या फिर 1 - 0 होता तो अपन क्या करते, प्लस माइनस कर लेते। लेकिन सर यहाँ दोनों चिन्ह एक साथ आ गए तो भैया एक टाइम पे, मतलब एक बार में एक ही चिन्ह रहेगा। तो मैंने क्या किया, पहले प्लस लिया, तो क्या करूँगा मैं, प्लस लेने पर तो x बराबर 1, इनमें प्लस ले लो और 0 और अपॉन 4, 1 में 0 ऐड किया तो 1 और 4, x का मान कितना है 1/4, माइनस लो 1 - 0 बट्टे में 4, 1 में से 0 गया 1 और बट्टे में कौन आया 4। देखो आपको पता है दोनों मान क्या आ गए, बराबर। क्यों आए, क्योंकि सर b² - 4ac का आंसर कितना था, वो था सर अपने पास में 0। अब वही पढ़ेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। तो देखो द्विघात समीकरण है, उसमें जो 2x² - x + 1/8 बराबर 0 है, उनके दोनों मूल कौन है, 1/4 व 1/4 है। हो गया क्वेश्चन क्लियर। ऐसे होती है अपनी द्विघाती सूत्र को अप्लाई करने से ये जो द्विघात समीकरण है उसके मूल ज्ञात करना। अब नया टॉपिक जो है इसी में वो अपन पढ़ेंगे मूलों की प्रकृति, जो आपको एक्सरसाइज नंबर 4.3 में हेल्प करेगा। ये भी 4.3 का एक कंसेप्ट था। तो देखिए मूलों की प्रकृति, अब आपको क्या करना है, सर मूलों की प्रकृति, आप क्या कहोगे कि सर मूलों की प्रकृति कितने प्रकार की होती है। तो वैसे देखा जाए तो मूलों की प्रकृति 2 ही प्रकार की होती है, एक तो वास्तविक मूल या फिर वास्तविक मूल नहीं है। लेकिन वास्तविक में भी 2 प्रकार के हो गए, या तो दोनों समान आएंगे या दोनों अलग अलग आएंगे, और काल्पनिक में तो कुछ नहीं आएगा, मतलब वास्तविक नहीं है उसमें तो कुछ भी नहीं आएगा। तो देखो वो स्थिति कैसे बटेगी। आपको पता है द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति कौन से सूत्र से ज्ञात करेंगे, मैंने बताया था कौन, d बराबर b² - 4ac द्वारा ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लेना, 1 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो देखो अब मैंने अभी आपको क्या बताया कि आप कोई भी सूत्र को हल करते हो, जैसे इस सूत्र को हल किया तो वो या तो 0 से बड़ा मान आता है या 0 से छोटा मान आता है या फिर खुद 0 आता है नहीं आता। तो सर 0 से बड़ा आता है मतलब प्लस का, छोटा आता है माइनस का, और 0 के बराबर आ गया। तो इन 2 स्थिति, इस स्थिति में तो क्या होगा, मूल वास्तविक नहीं होगा, मतलब इसमें तो वास्तविक नहीं है, इसमें वास्तविक है, इसमें वास्तविक है। ये बताओ क्या है, 0, मतलब बराबर है 0 के, तो इसमें बराबर मूल होंगे जबकि इसमें बराबर मूल नहीं होंगे। क्यों, 0 के बराबर नहीं था, 0 से बड़ा मान था। तो ऐसे आप इसको अपना सकते हो ट्रिक को। देखो यदि b² - 4ac का मान ग्रेटर 0 हो, मतलब b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, मीन्स b² - 4ac का मान 0 से बड़ा हो। 0 से बड़ा होने का मतलब इसका मान क्या आ जाए, प्लस में आए। तो दोनों मूल कैसे होंगे, वास्तविक तो होंगे लेकिन अलग अलग होंगे। क्यों, बराबर नहीं है सर 0 के बराबर होता तो मूल भी बराबर होते, अब बराबर नहीं है, अलग अलग हो जाएंगे। तो बताओ दोनों मूल कौन कौन होंगे, द्विघाती सूत्र में आपने देखा था क्या,
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब सुनना, एक बात बताओ, आपके पास में बी स्क्वायर माइनस 4ac का तो मान आएगा, जीरो तो आएगा नहीं, तो वो तो रहेगा। प्लस माइनस में किसी भी एक चिन्ह को एक बार में लेते हो तो दोनों मूल, जिनमें पहला मान तो आप प्लस में ले लो और दूसरा मान माइनस में ले लो, ये दोनों मूल हो जाएंगे आपके। ठीक है, बात करते हैं दूसरी स्थिति की। तो दूसरी स्थिति क्या है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac है, उसका आंसर क्या आ जाए, जीरो। सर ये तो बराबर आ गया जीरो के, तो दोनों मूल वास्तविक तो होंगे, लेकिन क्या होंगे, साथ साथ बराबर भी होंगे। ठीक है, 4.3 में इन क्वेश्चंस पे अपन बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लीजिए, जहाँ पे अपने को अल्फ़ाबेट में के का मान भी ज्ञात करवाएगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, आपके पास में फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था सर हमारे पास में माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब बताओ, इस स्थिति में बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आ रहा है, जीरो। अब बताओ, माइनस बी प्लस माइनस रूट जीरो का मान जीरो अपॉन 2a। अब एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो, कुछ भी ले लो, जीरो तो हट गया, तो पहले प्लस लोगे तो भी यही आएगा और माइनस लोगे तो भी यही आएगा। तो दोनों मूल कौन होंगे, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो कि माइनस बी अपॉन 2a पहला हो जाएगा, दूसरा होगा माइनस बी अपॉन 2a। ठीक है, तो देखो तीसरी स्थिति होगी इसमें क्या, कि बी स्क्वायर माइनस 4ac है, उसका मान जीरो से छोटा है, मतलब लेस देन जीरो आए, तो कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे काल्पनिक स्थिति बन जाती है रूट के नीचे माइनस आते ही। तो ये मूलों की प्रकृति थी। ठीक है, अब टॉपिक्स तो सारे क्लियर हो ही गए हैं अपने। ठीक है, एक बार वीडियो को दोबारा आप रिवाइज कीजिए, वीडियो को दोबारा देखिए, जिससे ये जो कंसेप्ट है वो आपके माइंड में जाए सीधे, क्योंकि बेटा विदाउट कंसेप्ट को आप क्लियर नहीं कर पाओगे पूरी एक्सरसाइज को। आपको पहले कंसेप्ट क्लियर करने हैं, उसके बाद में एक्सरसाइज देखनी है। ठीक है, तो अभी अपन मूलों की प्रकृति जो विविधकर है, इनके 1 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे क्रिएट होते हैं उनके बारे में भी डिस्कस करते हैं। 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो बोर्ड क्रिएट करता है खुद से, वो एक तो ये कर सकता है कि द्विघात समीकरण आपको दे दी और मूलों की प्रकृति ज्ञात करवाएगा, मतलब कैसी स्थिति होती है मूलों की, इसके दोनों मूल है वो बराबर आएंगे, अलग अलग आएंगे, या फिर वास्तविक मूल होंगे ही नहीं, वो आपको पता करना है। तो देखो, आपको मैंने क्या बताया था कि कोई भी समीकरण होती है उसकी जो घात है वो घटते हुए क्रम में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सर। क्यों, क्योंकि दो घात के बाद में एक घात आती है, क्योंकि आपको भी पता है ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, जिसमें दो घात फिर एक घात फिर अचर पद ऐसे आता है ना, तो इसमें भी ऐसे लाओ, दो घात फिर एक घात फिर अचर पद। तो इसको आप सीरीज में सेट करके लिखो, पहले स्क्वायर वाला आ गया, फिर -7x आ गया और फिर -3 आ गया। चिन्ह चेंज करने नहीं है, क्योंकि बराबर के एक ही तरफ तो अपन जगह चेंज कर रहे हैं, बराबर के इधर लेके जाएंगे तब आपको चिन्ह चेंज करने, वरना नहीं करने। ठीक है, तो देखो, द्विघात समीकरण 6x स्क्वायर -3 -7x बराबर 0 के मूलों की प्रकृति आप ज्ञात कीजिए। पहले तो आप इसको सही क्रम में लिखिए, दो घात फिर एक घात फिर अचर पद, दो घात एक घात अचर पद। ठीक है, अब आपको पता है मूलों की प्रकृति किससे ज्ञात करोगे, जी सर, किससे, बी स्क्वायर माइनस 4ac से। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac है, तो सर बी स्क्वायर माइनस 4ac के लिए तो अपने को क्या चाहिए, ABC का मान कहाँ से लाओगे, तुलना करके। ठीक है, तो ये जो द्विघात समीकरण गिवन है, निम्न जो समीकरण है उसकी तुलना ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से अपन करेंगे। तो बताओ, एक्स स्क्वायर के पास a और एक्स स्क्वायर के पास 6, तो a का मान 6, x के पास b और x के पास 7, वो भी कैसा, माइनस का, तो b का मान -7, c अकेला अचर पद, तो यहाँ अकेला अचर पद कौन है, -3। ठीक है, अब रखो इसको विविध कर में, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, d एज इट इज, b का मान -7 और उसका स्क्वायर -4 a। ठीक है, a का मान 6, फिर c का मान -3। ध्यान रखना मान ब्रैकेट में रखने हैं आपको, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो देखो, अब एक बात बताओ, मैंने अभी क्या बताया, माइनस की संख्या और घात सम मतलब 2 4 6 8 ऐसे, तो उनका रिजल्ट कैसा आता है, प्लस का। तो -7 का स्क्वायर कितना आएगा, +49, फिर माइनस, ध्यान रखो, एक और एक दो माइनस है, सम है, तो सम के साथ प्लस दीजिए आप, जबकि 1 2 3 तीनों ही माइनस में हो, तो 3 माइनस हो गए, विषम है, माइनस लगा देना। लेकिन अभी तो क्या लगाना है, प्लस। क्यों, एक और एक 2, माइनस प्लस। ठीक है, अब बताओ, 4 को 6 से गुणा किया 24 और 24 दिए 72। अब बताओ 72 में कितना ऐड करोगे, 49, कितना आएगा 121। सर ये तो मान 0 से बड़ा आ गया, बराबर तो नहीं आया ना, नहीं सर, 0 के बराबर तो नहीं आया। यदि मान ये 0 के बराबर आता तो दोनों मूल भी बराबर होते, बराबर में बराबर, ध्यान रखो, बराबर नहीं है तो अलग अलग है, सीधी बात है। और ये मान जो है वो प्लस का आ रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है, तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। तो देखो प्रकृति क्या बनी,
कि सर प्रकृति जो स्थिति में थी वो ये थी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आना चाहिए, और बी स्क्वायर माइनस 4ac को किससे लिखते हो, डी से, तो डी का मान क्या है, 0 से बड़ा। अतः दोनों मूल कैसे हैं, वास्तविक व ऐसे मान। ऐसे मान मतलब अलग अलग, ठीक है, तो मूलों का अस्तित्व भी होगा क्योंकि आप ज्ञात कर सकते हो। तो ये थी अपने मूलों की प्रकृति जो आपको 1 नंबर के क्वेश्चन में बतानी है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि कोई द्विघात समीकरण दे देता है और उसकी आपको क्या करनी है, विविध करके मान ज्ञात करने हैं। तो देखो आपके लिए नया क्वेश्चन और दे दिया मैंने, ये आपको एक्सरसाइज नंबर 2.2 में दिख जाएगा, शायद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th है ये या फिर 4th है। अच्छा 4th तो 4u² + 8u वाला है। तो देखिए इसमें, हाँ, द्विघात समीकरण t² - 15 का विविध कर ज्ञात कीजिए आप। तो सर वही बात है, t² - 15 को आप लिख लीजिए। लेकिन सर एक बात बताओ, अपन तो तुलना ax² वाले से करते हैं, यहाँ तो x है ही नहीं, कोई बात नहीं, t है ना। तो आप क्या बनाओ कि निम्न द्विघात समीकरण की तुलना at² bt + c इससे कर लो। तो देखो अब a का मान 1 कैसे, t² के पास 1, t² के पास कोई संख्या नहीं तो कितनी है, 1। सर t के पास b, और यहाँ तो t का पद ही नहीं है। यदि पद होता, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था अपन ने 2x² - x + 1 बटा 8 वाले में, वहाँ x का पद था, संख्या नहीं थी, 1 दिया। सर यहाँ पद देखो, t का पद ही नहीं है तो b का मान कितना हो जाएगा, 0, और c का मान कितना हो गया, -15, ठीक है। अब मान रखो विविध कर d बराबर b² - 4ac। सर b का मान 0, स्क्वायर -4, a का मान 1, c का मान -15। अब बताओ जरा एक बार, सर 0 का स्क्वायर, सर 0 का स्क्वायर है 0, माइनस माइनस प्लस, 4 एकम 4, और 4 को 15 से गुणा करोगे तो 15 चौक 60। अब सुनिए मेरी बात, ये विविधकर का मान कितना आया, 60, ठीक है। अब विविधकर का मान 0, ये क्या आया, 60 आया, मतलब सर ये 0 से बड़ा है। विविधकर तो यही बताना है। यदि इसी में मूलों की प्रकृति और पूछ लेता तो क्या बोलते आप, सर 0 के बराबर नहीं आया, 0 के बराबर नहीं आया, तो सर ये तो जो मूलों की प्रकृति है वो तो सर 0 से बड़ा, ये 0 से बड़ा मान है तो वास्तविक तो हो गया, बराबर नहीं है तो अलग अलग है, तो वास्तविक में अलग अलग, ऐसे भी आप बता सकते हो, ठीक है। दोस्तों आपकी एक्सरसाइज नंबर 4 के टोटल जो बेसिक कंसेप्ट थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं, ठीक है। हाँ, मैंने अभी आपको जो भी बेसिक नोट्स करवाएं उनकी एक सेपरेट कॉपी बना लीजिए, आप नोटबुक बना लीजिए, मिनिमम 10 से 20 रुपए वाली, जिसमें आप बस एक्सरसाइज के बेसिक नोट्स ही लिखते जाइए, ठीक है। उन नोट्स को एक जगह रखिए, एग्जाम टाइम पे पढ़िए। मैं तो कहता हूँ एग्जाम में ये नोट्स ही पढ़ के जाइए आप। यदि आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं तो फिर कह देना आप कमेंट में आके, सर हमारा काम नहीं हुआ, आपने हमें भरोसे में रख दिया। ऐसा आज तक हुआ नहीं है और ना होगा, जहाँ तक आपका साथ है, ठीक है, जहाँ तक सरस्वती का साथ है। तो आपको ये नोट्स जो है वो बराबर नोट्स बनाने हैं अपनी नोटबुक में। बाकी और कोई डाउट रहती है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने डाउट को क्लियर कीजिए बेटा, क्योंकि 10th क्लास है, डाउट में आपको नहीं रहना है। आज का डाउट आज ही क्लियर करना है, तुरंत कमेंट लगा दीजिए, जैसे मैं कमेंट देखूंगा आपका रिप्लाई आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब जो एक्सरसाइज नंबर 4.1 में आपको सर्व समीकाएँ यूज़ होगी, वो सर्व समीकाएँ भी मैं आपको अभी दे देता हूँ, वो भी आप इस नोट्स के बाद में उसको ऐड कर लीजिए। बीजगणितीय सर्व समीकाएँ हैं, बहुत काम में आएगी 4.1 के क्वेश्चन में। तो देखिए एक नंबर के क्वेश्चन 4.1 से पूछता है फर्स्ट क्वेश्चन में से। तो बात है आइडेंटिटीज़ की, सर्व समीकाओं की, तो वो ये है। आप इन सर्व समीकाओं की या तो इन सर्व समीकाओं को नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उनको आप एक साथ अपने जो ये नोट्स हैं उनमें अटैच कर दीजिए इसको, ठीक है। तो देखिए ये सर्व समीकाएँ हैं और इन सब को आप या तो स्क्रीनशॉट के जरिए या फिर किसी भी जैसे ये नोट्स बना लो या फिर कैसे भी करके आप इनको अटैच कर लो बेटा, क्योंकि ये बहुत इजी सर्व समीकाएँ हैं, आप छोटी क्लासों से इनको पढ़ते आते हो। बाकी और जो अपने a की घात a + b² होल स्क्वायर बराबर वाली जो और अदर सर्व समीकाएँ उनको भी अपन ऐड करेंगे, ठीक है। बने रहिए नेक्स्ट वीडियो में भी हमारे साथ, और कोई डाउट हो तो ज़रूर बोलिए, ठीक है। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने कॉन्टैक्ट में शेयर कीजिए, व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टाग्राम स्टोरी, फेसबुक स्टोरी, जहाँ भी आप शेयर कर सकते हो प्लीज़ शेयर कीजिए और सपोर्ट बनाइए अपना, ठीक है। थैंक यू।